बारे में हम शायद कुछ और अच्छा बता पाएंगे। अब कहानी हमारी शुरू होती है और वो शुरू होती है 7 स्टोरीज की कहानियां, 7 कहानियां जिन्होंने देश को बदल दिया। बात शुरू होती है कोविड के बाद। कोविड के बाद भारत एक नई अंगड़ाई ले रहा है। कल आपने देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आपने नोटिस किया कल भले चाहे ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे और काफी ताकतवर थे, अंत में ब्रिटेन अपना एक चेहरा दिखाते हुए, माना जा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो अपना एक नस्लवादी रवैया जो उसका एक सुपीरियर था, अरे जिस देश के लोगों को हमने 190 साल तक गुलाम बनाया उसका कोई व्यक्ति यानी ब्राउन व्यक्ति कैसे उस ब्रिटेन का जो सुपीरियरिटी है, व्हाइट मैन्स बर्डन को डील कर रहा है, उसका प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी बहुत ताकत के साथ लड़ा और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। आपने डेफिनेटली ये सुना होगा, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय होते चले जा रहे हैं। और अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन जाते, और डेफिनेटली जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है सांसदों के बीच में, डिबेट्स में, आने वाले समय में ये अंतर उन्होंने जिस तरह से जो है ट्रस्ट के साथ कम किया, वो एक चीज बताता है। और वो बताता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर कोई भारतीय होगा, भारतीय परंपराओं से जुड़ा कोई व्यक्ति होगा, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। डेफिनेटली आप लोग इसके विषय में जानकारी रखते हैं। लेकिन सवाल है कि अचानक से ये सारे डिस्ट्रप्शन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, अचानक से बदलाव कैसे आ रहा है, अचानक से ये चीजें बदल कैसे रही हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम उस शुरुआत करते हैं वो कहानियां जिन्होंने भारत को झकझोर के रख दिया, भारत की चेतना को जगाया, भारत की अवेयरनेस को जगाया। क्योंकि आपके लिए अब यह समझना बहुत आसानी होगी कि भारत की चेतनाओं में बार बार जागृति कैसे हुई। और वहां पर 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मैं कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ूंगा। 7 की 7 कहानियां जिसने आप इकोनॉमिक्स की बुक में आपको वो कहानियां नहीं मिलेंगी, इकोनॉमिक्स के तरीके वो नहीं पता चलेंगे कि एक्चुअली में बदला क्या। और आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये बेसिकली कई सब्जेक्ट को अपने साथ लपेटे होता है। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको कई और सब्सिडरी सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थव्यवस्था की 7 कहानियों से। और 7 कहानियों में सबसे पहले उसी शब्द को हम डील कर लेते हैं जो इकोनॉमिक्स का बेस है। और यहीं से हमें समझ में आया कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ प्रैक्टिकल साइंस, ये व्यवहार का विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओइकोनोमिया शब्द से। ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ठीक है। हालांकि भारत वो भूमि है जिसने दुनिया को सबसे पहले अर्थशास्त्र से परिचित कराया, लेकिन हमारे जितना भी ज्ञान विज्ञान और हमारे पास इतिहास है वो पश्चिम ही अपना दावा करता चला आ रहा है और हमें उसके साथ ही डील करना है। सो ओइकोनोमिया की अगर आप बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया क्या कहता है, कहता है ओइकोस का मतलब होता है घर, आइकोस मतलब घर, और नोमोस मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम या लॉ। यानी एक घर को चलाने के लिए क्या कस्टम्स हैं, क्या रीति रिवाज या कानून है, वही बेसिकली अर्थव्यवस्था कहलाता है, वही बेसिकली इकोनॉमिक्स कहलाता है, राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको राष्ट्र के बारे में, जीडीपी के बारे में, इन सब के बारे में, बजट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली जो हमारा घर है, हमारे माता पिता, अगर आपने गौर से देखा होगा, या घर के बुजुर्ग जिस रूप में घर को चलाते हैं, उसको चलाने का जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वही बेसिकली इकोनॉमिक्स है। यानी इसी का व्यापकता, इसी के ब्रॉडर स्तर पर जाने की जो परंपरा है, वही हमारी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहलाती है। अब जरा हम चलते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं रूल और मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। एक घर को चलाने या प्रबंधन करने के नियम अर्थशास्त्र के नियम कहलाते हैं। एक घर को चलाने के नियम या प्रबंधन क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। सो घर कैसे चलता है, इस पर चिंतन करना है। क्या होता है, हम अपने पिताजी कमा के लेकर आते हैं, तो घर का खर्च कैसे तय होता है। घर का खर्च तय होता है, जरा अब मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। सबसे सरल सब्जेक्ट बना दूंगा मैं इसे, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ तुम कहानियों से जुड़े रहोगे। कुछ भी भूल जाओ लेकिन कहानियां कभी नहीं भूलेंगी। एक घर कैसे चलता है, छोटा सा फंडा है। तो घर का खर्च जो होता है वो घर की आय पर निर्भर करता है। आपने कहा पिताजी ये चाहिए, तो किसी के पिताजी उसको दिला देते हैं, पिताजी करोड़पति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पिताजी की आय सीमित है, तो घर का खर्च भी क्या होता है, उसी के हिसाब से तय होता है। आपने कहा पिताजी दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए, और पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो वो चीजें क्या होंगी, वो कभी भी आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी के पास हैं पैसे, उन्होंने सेविंग, या तो उनके पास पैसे हैं, अतिरिक्त हैं, या तो उन्होंने सही से प्लानिंग की है, पहले से ही उनको पता था कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई करेगा, उसको अच्छी एजुकेशन देना मेरा कर्तव्य है। फिर यहां पे कर्तव्य की बात आ गई, तो उन्होंने शुरुआत से थोड़े थोड़े पैसे अपने खर्च कम किए, थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और तुम्हारे भविष्य के लिए प्लान किया। जब तुमने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, पैसे मांगे तो दे दिया। यानी किसी भी देश को, इकोनॉमी को चलाने के लिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्लानिंग जब इंपॉर्टेंट होती है तो सिर्फ प्लानिंग मतलब नियोजन का एग्जीक्यूशन, यानी कि वो किस तरह से निष्पादित हो रही है, भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जब पैसे बचाए होंगे माता पिता ने, तो हो सकता है कि पिताजी अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम लेना चाहते हो, ड्रॉप कर दिया, नहीं यार इस बार बच्चे के लिए वो बैंक में डिपॉजिट करना, या माता जी कोई अच्छी साड़ी खरीदना चाहती थी, उन्होंने उस समय उसको बंद कर दिया, बोला नहीं लेंगे, अभी इससे काम चल जाएगा, अभी बच्चे की पढ़ाई के भविष्य के लिए हम ये पैसा जोड़ेंगे। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्र के लोग होते हैं या राष्ट्र की सरकार जो होती है, किसी प्लानिंग के अंतर्गत किसी जब बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, किसी बड़े टारगेट को अचीव करना चाहती है, तो उसको उस समय कुछ छोटे छोटे त्याग करने होते हैं जो कि उस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। अब ये त्याग बेसिकली करने वाला दो पार्टीज हैं। एक सरकारें, तो सरकार अगर मान लो फ्रीबीज बांट रही है, सरकार अगर सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रही है, कुछ भी फ्री में दे दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी वादे कर दिए, तो वो प्रॉब्लम में है। अगर वो किसी आयोजना के अंतर्गत, किसी प्लानिंग के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण में अगर जा रही है, तो उससे क्या होगा, उससे उसको एक बहुत बड़ा डायमेंशन मिलेगा कि नहीं, उसको थोड़े थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कड़े नियम उठाने पड़ेंगे, टैक्स सिस्टम सही करना पड़ेगा, बार बार डंडा चलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दूसरा भी है, और वो है समाज के लोग। समाज किस रूप में है, समाज केवल चाहता है कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मेरे को यह फायदा हो जाए, दूसरा गया भाड़ में, राष्ट्र गया भाड़ में, तो उस कंडीशन में यहां पर समस्या हो जाती है। तो समाज क्या चीज कह रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गतियां दो तरफ से होती हैं कि सरकार या नीति नियंता किस रूप में अपने आप को सेक्रीफाइस करके हुए किसी लक्ष्य को पाते हैं। दूसरा, क्या समाज सरकार की सोच के हिसाब से चला, क्योंकि अगर सरकार कोई चीज परिवर्तन कर रही है लेकिन समाज उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहा है या वो अपने सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार नहीं है, तो डेमोक्रेसी में हमेशा ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, याद रखिएगा। फिर उसी हिसाब से घर का खर्च तय होता है। इसके साथ साथ पिताजी को इन्वेस्ट करना होता है, या परिवार जो है तमाम आकस्मिक खर्चों के लिए भी अपने संसाधन जुटाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली ये कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस, यानी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल विज्ञान है। इस जटिलता क्या है, इसकी जटिलता को समझिए कि इकोनॉमी कोई सब्जेक्ट ना होकर ये 3 सब्जेक्ट का समुच्चय है, यानी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स। ये तीनों एक साथ जब जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, सोसाइटी यानी समाज, और अर्थव्यवस्था, ये तीनों जब जुड़ते हैं, ये तीनों कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है आज जितने भ्रष्टाचार के केस पकड़े जा रहे हैं, ये नेता जो अंदर जा रहे हैं, ईडी आज के समय में सबसे ज्यादा एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तुमने सुना होगा, तो क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये पैसा किसका, ये अनैतिक पैसा है, राजनीति के माध्यम से कमाया क्या, उन्होंने काला धन कमाया। नुकसान किसको किया, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, फलाने घोटाला हो, समाज का नुकसान किया। और इनको चुनकर किसने भेजा, मेरे सवाल का जवाब दो, इनको किसने इलेक्ट किया। हमेशा ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में करप्ट जनता करप्ट पॉलिटिशियन को चुनती है, यानी जिम्मेदारी यहां पर जनता की ज्यादा होती है, लोगों की कम। जो नेता है वो करप्शन करेगा, लेकिन उस करप्ट पॉलिटिशियन को भेजने वाला कौन है, करप्ट जनता। जब आप अपने मूल कर्तव्यों के साथ नहीं जुड़े होते तो ऐसी समस्या हमेशा आती है। इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को कई बार मैच्योर डेमोक्रेसी कहने में बहुत दिक्कत होती है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। तो हमारी कहानियां आगे बढ़ रही हैं अभी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि किस रूप में ये हमारे साथ चल रहा है। तो हम कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे,
हम तीनों सब्जेक्ट का आउटपुट पढ़ेंगे। ये तीनों एक जगह आकर जुड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? बोले सर देश की सेवा के लिए। सैलरी लोगे? बोला नहीं नहीं, सैलरी क्यों लेंगे, पूरे जीवन भर दरवाजे दरवाजे शाम को जाऊंगा, मांग के खाऊंगा और दिन भर समाज की सेवा करूंगा। अगर कोई तुमसे ऐसा कहे तो तुम क्या उसको जवाब दोगे? एक बार उसको ऐसे देखोगे ना, ऊपर से नीचे तक। बोले वो सरकारी गाड़ी जिसकी तुम फोटो लगाते हो, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं, पैदल बहुत है, हम चल लेंगे, साइकिल ले लेंगे बहुत अधिक होगा तो। फिर तुम उसको ऊपर नहीं। बोले बंगला, बंगला क्या, डीएम उगम बंगला क्या होता है, कहीं किनारे झोपड़ी उपड़ी डाल के रह लेंगे। फिर तुम उसको ऊपर से नीचे तक देखोगे, बट पागल ऐट कहीं फालतू बात कर रहा है। सिंपल सा संबंध है कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था ये तीनों आपस में लिंक हैं। इस लिंक को अगर तुम समझ पाते हो तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। और इसी रूप में मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स कोई निर्वात में चलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और यहीं से हमारी कहानियां शुरू होती। क्यों कहानियां? ये भी है, मैंने इसका नाम 7 स्टोरीज क्यों रखा? 7 स्टोरी इसलिए रखा क्योंकि कहानियां हमें लंबे समय तक याद है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तुम्हें बचपन में कहानियां सुनी होंगी, तुम्हें याद रही होंगी। तो इन कहानियों के माध्यम से हम बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमारी मेमोरी आगे बढ़ती है। आज आपको भी पता होगा, कटप्पा ने बाहुबली, वो सीन आपको याद होगा, तो हमारी मेमोरी इनहेंस करती है। तो एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जा रहा हूं, राइट, जहां पर हम इन चीजों की गहराई को समझ पाएंगे, इन चीजों को और गहरे से समझ पाएंगे कहानियों के माध्यम से। और आप भी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को कहानियों की तरह पढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको एक रहस्य और रोमांच मिलेगा। तो कल हम अपनी कहानी शुरू करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, यहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे। और भारत की उन चुनौतियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिनको समय रहते, ऐसी चीजें जो आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगी, आपको वो कहानियां पता चलेगी भारत ने कब कब अंगड़ाई ली, और आप ये भी बता पाएंगे अब भारत कहां जा सकता है। तो इसके साथ साथ हमारी जो है वो सिलेबस यहीं से शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप एक व्हाइट पेपर की कॉपी हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत कुछ मेरे साथ ड्रॉ करना पड़ेगा, कहानियों को रूट आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मजा आएगा इसमें, रहस्य रोमांच सब कुछ चलेगा। और आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहेगा, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल उजांग टून्स, और इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एक प्रयास है मेरा, और आपके घरों में भी यूट्यूब चलते होंगे आज के स्मार्ट, तो बच्चों को भी आप सब्सक्राइब कराएं। मेरा जो पर्पस है मैंने आपको बता दिया कि चैलेंज है कि एजुकेशन को इंफोटेनमेंट के साथ जोड़ देना, यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट। आज हम एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सी अश्लीलता प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में, हम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हम एक दुनिया में